But now the stock market has a new king, Nvidia, a chip maker based in the US. Nvidia was the belle of the ball. Today's gain was yet another record high. The rate at which we're advancing computing is insane. Over the course of the last 8 years, we've increased computation by 1,000 times. Our TCO is so good that even when the competitors' chips are free, it's not cheap enough. One of the greatest contributions we made was advancing computing and advancing AI by 1 million times. Please welcome to the stage NVIDIA founder and CEO, Jensen Huang. Nvidia. It's from the Latin word invidia, which means envy. Now, 30 years later, Nvidia is truly the envy of the world. 18 जून 2024 को एनवीडिया ने वो करके दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। एनवीडिया बनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। $3.34 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ इसने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग और अल्फाबेट जैसे टेक जायंट्स को पीछे छोड़ दिया। और सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्री जो इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड एंटिटी है, इस कंपनी को एनवीडिया 14 बार खरीद सकती है। अब बात करें इंडिया के टेक जायंट्स की, तो अगर हम उनकी ओवरऑल वैल्यूएशन भी जोड़ लें तो भी वो एनवीडिया से कम है। यहां तक कि एनवीडिया का मार्केट कैप दुनिया के 195 में से 189 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। fact that this company is now worth more than most other countries' GDP in the world. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी ने कैसे दुनिया के बड़े टेक जायंट्स को पीछे छोड़ दिया। शायद आपको ये लगेगा कि ग्राफिक कार्ड का काम सिर्फ गेमिंग तक सीमित है, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि वही कंपनी अब एक ऐसी तकनीक विकसित कर रही है जो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को बदलने की ताकत रखती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? एनवीडिया ने सिर्फ गेमिंग की दुनिया में क्रांति नहीं लाई। इसके चिप्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस कार्स, हेल्थ केयर और सुपर कंप्यूटिंग जैसे क्रिटिकल फील्ड में डीपली इंटीग्रेटेड है। ये वही कंपनी है जिसने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एनवीडिया ने न केवल टेक्नोलॉजी की सीमाओं को रीडिफाइन किया, बल्कि आने वाले समय में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, एनवीडिया की शुरुआत 1993 में हुई, जब टेक इंडस्ट्री में कई टेक जायंट्स पहले से ही अपना दबदबा बना चुके थे। 3 विजनरी माइंड ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिसने आगे चलकर इस इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनवीडिया की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है जेनसन हुआंग से, जो उस वक्त एक लोकल डाइनी डिनर में वेटर का काम करते थे। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा डिनर जहां जेनसन टेबल साफ कर रहे थे और कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे, लेकिन उनका मन हमेशा ही कंप्यूटर साइंस की दुनिया में रमा हुआ था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने AMD जैसी बड़ी कंपनी में माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन की जॉब हासिल की। यहां पर उन्होंने सीखा कि कंप्यूटिंग पावर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन एक दिन उनके मन में एक सवाल आया, वाई नॉट क्रिएट समथिंग रिवॉल्यूशनरी? और यहीं से शुरू हुआ एनवीडिया का सफर। 3 दूरदर्शी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेनसन हुआंग, कर्टिस प्रियम और क्रिस मेलोस्की ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उन्होंने वही डिनर चुना जहां जेनसन कभी काम किया करते थे और वहीं पर एक टेबल बुक किया। उस टेबल पर कॉफी मग के बीच उन्होंने एनवीडिया की नींव रखी। उनकी जेब में सिर्फ $40,000 थे, लेकिन उनके दिलों में था एक बड़ा सपना। आज भी उस डेनीज डिनर में उस मीटिंग की याद दिलाने के लिए एक प्लेग लगा हुआ है। जब इस नई कंपनी का नाम चुने जाने की बारी आई तो एक यूनिक नाम की तलाश शुरू हुई। शुरुआत में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट वर्जन नाम से ही सेव होते थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए जो एनवी को रिप्रेजेंट करे, ताकि उनके कंपटीटर्स को यह एहसास हो कि उनकी टेक्नोलॉजी से सभी को जलन होने वाली है। रोमन माइथोलॉजी में उन्हें एक गॉडेस का नाम मिला, इनवीडिया, जो एनवी की देवी थी। यहीं से नाम निकला एनवीडिया। जेनसन ने इस नाम को और भी इंपैक्टफुल बनाने के लिए कंपनी के लोगो में शामिल किया। उन्होंने एक ग्रीन आई वाला लोगो डिजाइन किया जो एनवी को सिंबलाइज करता है। यही वजह है कि एनवीडिया के पुराने एड्स और ब्रांडिंग में भी ग्रीन विथ एनवी का जिक्र होता है। और यहां तक कि उनके हाई एंड जीपीयूज का नाम टाइटन रखा गया, क्योंकि एंशिएंट ग्रीक्स के अनुसार एनवीडिया एक टाइटन की बेटी थी। हर एलिमेंट केयरफुली चुना गया था ताकि कंपनी का नाम और ब्रांड आइडेंटिटी एक अलग पहचान बना सके।
तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी जॉब से शुरुआत करने वाले व्यक्ति ने अपने पैशन और डेडिकेशन से एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने टेक इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचा। यही है असली इनोवेशन की ताकत। एनवीडिया का सफर शुरुआत से ही चुनौतियों से भरा था। 1995 में कंपनी ने अपना पहला ग्राफिक चिप NV1 लॉन्च किया, लेकिन ये एक बड़ा फेलियर साबित हुआ। कंपनी ने 2,50,000 चिप्स बनाए, लेकिन इनमें 2,49,000 चिप्स रिटर्न हो गए और सिर्फ 1000 चिप्स की ही वो सेलिंग कर पाए। इस नाकामी का कारण था कंपैटिबिलिटी इश्यूज और चिप्स का हाई कॉस्ट। इस सेटबैक के चलते एनवीडिया को अपना अगला प्रोजेक्ट NV2 भी कैंसिल करना पड़ा, जो पहले ही प्रोसेस में था। लेकिन फिर आता है साल 1997, जब एनवीडिया ने रीवा 128 चिप लॉन्च की, जिसने कंपनी को बचा लिया। इस वक्त एनवीडिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कंपनी के पास बस 1 महीने की ही पेरोल बची थी। अगर यह प्रोडक्ट हिट नहीं होता तो कंपनी खत्म हो जाती। लेकिन रीवा 128 ने बाजी पलट दी। ये एक हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक चिप थी, जिसमें 2D, 3D और वीडियो एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज थी। प्रोडक्ट हिट साबित हुआ और लॉन्च के 4 महीनों में ही मिलियंस यूनिट तक सेल हो गए। इस बार कॉस्ट भी कोई इशू नहीं था। 1999 के दौर में, जब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, .com बबल के दौरान जब कई कंपनीज डूब रही थी, एनवीडिया ने इस संकट में न केवल खुद को बचाया बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा इनोवेशन भी किया। एनवीडिया ने GeForce 256 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट था। इस GPU ने ग्राफिक्स इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाई, जिसने गेमिंग, डिजाइनिंग और विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया को एक नई दिशा दी। GeForce 256 ने वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक समय में सिर्फ एक कैलकुलेशन कर सकते थे, वहीं GeForce 256 ने पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे एक साथ कई कैलकुलेशन संभव हो सके। इसका मतलब था कि कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स रेंडरिंग टास्क जो पहले CPU को ओवरलोड कर देते थे, अब वो GPU के जरिए बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किए जाने लगे। इससे गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। पहले के गेम्स में ग्राफिक्स और प्रोसेसिंग इतनी स्लो होती थी कि हाई क्वालिटी के विजुअल्स के बारे में सोचा जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन GeForce 256 ने यह संभव करके दिखाया। अब गेमर्स रियलिस्टिक ग्राफिक्स और स्मूथ गेम प्ले का अनुभव कर सकते थे, जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। GeForce 256 की वजह से गेमिंग कंसोल्स और PC में एक नई जान आ गई और एनवीडिया का नाम हर एक घर में पहचाना जाने लगा। GeForce 256 के बाद एनवीडिया ने हर 2 से 3 साल में नए ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किए, जो पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर होते थे। यह उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जहां वो हर बार टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पर ले जा रहे थे। जहां AMD भी ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में एक बड़ा प्लेयर था, एनवीडिया ने अपने इनोवेटिव अप्रोच और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से AMD को कड़ी टक्कर दी। इस कंपटीशन का सबसे बड़ा उदाहरण आप उनके रिवेन्यू फिगर से ले सकते हैं। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में एनवीडिया का रिवेन्यू जहां $26 बिलियन तक था, वहीं AMD का रिवेन्यू सिर्फ $5.5 बिलियन पर सीमित रह गया। एनवीडिया की ग्रोथ और डोमिनेंस सिर्फ GPU तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने टेक वर्ल्ड के हर एक कोने में पहचान बनाई। माइक्रोसॉफ्ट ने भी Xbox के लिए GeForce 256 का ही इस्तेमाल किया और इसके लिए एनवीडिया को $200 मिलियन एडवांस दिए। इस पैसे को इस्तेमाल करके एनवीडिया ने कई नए फर्म्स को एक्वायर किया, जिससे उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई। तो यह थी एनवीडिया की GeForce 256 की कहानी, जिसने ना सिर्फ गेमिंग की दुनिया को बदला बल्कि टेक इंडस्ट्री के लिए एक नए स्टैंडर्ड सेट किए। अगर आप टेक्नोलॉजी में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यह जानना जरूरी है कि आज जो हम AI, गेमिंग और ग्राफिक्स की लुत्फ उठा रहे हैं, ये नींव GeForce 256 ने ही रखी थी। 2006 का साल टेक वर्ल्ड के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, खासकर जब एनवीडिया ने एक ऐसे टूल को इंट्रोड्यूस किया जिसने कंप्यूटिंग की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं CUDA की, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। CUDA ने ग्राफिक्स कार्ड को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के एक नए एरा में इंट्रोड्यूस किया। CUDA ने ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU को पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए उपयोग करने का एक नया तरीका दिया। इससे पहले GPU का उपयोग सिर्फ ग्राफिक रेंडरिंग के लिए होता था, लेकिन CUDA ने GPU को जनरल पर्पस पैरेलल प्रोसेसर बना दिया। इसने कई इंडस्ट्री में GPU की उपयोगिता को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। इमेजिन करिए कि एक मैसिव डेटाबेस को एनालाइज करना है। CPU के लिए यह काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन CUDA इनेबल्ड GPU ने इसे कुछ ही मिनट में करके दिखाया। यही कारण है कि CUDA लॉन्च होते ही टेक इंडस्ट्री में एनवीडिया की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई।
CUDA का सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसने रिसर्चर्स और डेवलपर्स को अपने काम को तेजी से करने का मौका दिया। जहां पहले कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती थी, अब वे कैलकुलेशंस एक साधारण जीपीयू के साथ की जा सकती थी। CUDA का इस्तेमाल आज AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में बड़े पैमाने पर होता है। CUDA का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि एनवीडिया ने इसे और भी एडवांस करने के लिए अपने जीपीयू आर्किटेक्चर्स को और भी डेवलप किया, जैसे कि टेस्ला आर्किटेक्चर जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए था, और बाद में ट्यूरिंग आर्किटेक्चर जिसने रियल टाइम रे ट्रेसिंग और AI बेस्ड टास्क को और भी एफिशिएंट बना दिया। हेल्थ केयर में भी एनवीडिया के जीपीयूज का काफी योगदान रहा। CUDA पावर्ड जीपीयूज का इस्तेमाल DNA सीक्वेंसिंग, ड्रग डिस्कवरी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हो रहा है। इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च में भी CUDA जीपीयूज का इस्तेमाल सिमुलेशंस, डेटा प्रोसेसिंग और मॉडलिंग में बड़े पैमानों पर किया जा रहा है। एनवीडिया ने अपने CUDA प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि कंप्यूटिंग की पूरी अप्रोच को बदल दिया। आज आप जिस AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं वो सब एनवीडिया के CUDA प्लेटफॉर्म की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। यही वजह है कि एनवीडिया ने सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी से खुद को एक टेक जायंट के रूप में स्थापित किया है। AI का जो भविष्य आज हम देख रहे हैं उनकी नींव भी एनवीडिया ने ही रखी थी। OpenAI और ChatGPT के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटेशनल पावर का ज्यादातर हिस्सा एनवीडिया जीपीयूज के जरिए ही मुमकिन हुआ है। यहां तक कि मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के भी AI प्रोजेक्ट में एनवीडिया जीपीयूज का ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एनवीडिया ने AI की दुनिया में अपना कदम ऐसे रखा है कि आज वो टेक्नोलॉजी का पर्याय बन गया है। एनवीडिया ने साल 2010 में AI और डीप लर्निंग की तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके जीपीयूज में पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होने के कारण AI और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब 2012 में AlexNet, जो कि एक न्यूरल नेटवर्क है, ने इमेज कंपटीशन जीता, तब इसका पूरा कंप्यूटेशन एनवीडिया के जीपीयूज पर ही किया गया था। इससे एनवीडिया को और भी प्रोत्साहन मिला कि वह AI और डीप लर्निंग की तरह अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। एनवीडिया का प्रभाव सिर्फ AI और गेमिंग तक सीमित नहीं रहा। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में भी एनवीडिया का बड़ा हाथ है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉइन्स जनरेट किए जाते हैं। इस प्रोसेस में हाई कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत पड़ती है, जो एनवीडिया के जीपीयू से ही संभव हो पाई। टेस्ला V100 जीपीयू का लॉन्च AI में एक गेम चेंजर साबित हुआ। यह जीपीयू एक हाई परफॉर्मेंस जीपीयू था जो खास तौर पर AI और डीप लर्निंग टास्क के लिए डिजाइन किया गया था। टेस्ला V100 की मदद से रिसर्चर्स और कंपनीज ने AI मॉडल्स को पहले से कहीं और तेजी से ट्रेन और एग्जीक्यूट किया। एनवीडिया ने सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि AI बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को भी लॉन्च किया। एनवीडिया ड्राइव, जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है। एनवीडिया क्लारा, जो कि हेल्थ केयर और लाइफ साइंस में यूज होता है। एनवीडिया जेटसन, जो एक AI एज टेक्नोलॉजी है जो कि मेनली रोबोटिक्स में ज्यादातर यूज की जाती है। इमेजिन करिए टेस्ला जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी जो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए जानी जाती है, वो अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया जीपीयूज का ही इस्तेमाल करती है। एनवीडिया ने अपने टेक्सास गीगा फैक्ट्री में एक सुपर कंप्यूटर क्लस्टर तैयार किया है जिसमें एनवीडिया के $50,000 वाले जीपीयूज का उपयोग हो रहा है। इस सुपर कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना है। एनवीडिया की पैरेलल प्रोसेसिंग पावर ने टेस्ला को वो कंप्यूटेशनल स्ट्रेंथ दी है जो एक फुल सेल्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हकीकत बना सकती है। सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि Amazon वेब सर्विसेज जैसी दुनिया में सबसे बड़ी वेब सर्विसेज प्रोवाइडर भी एनवीडिया की ही टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। AWS वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आज भी काउंटलेस वेबसाइट्स और सर्विसेज चलती हैं, और इस पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एनवीडिया जीपीयूज का ही बड़ा योगदान है। जब आप Amazon प्राइम वीडियो पर कोई मूवी स्ट्रीम कर रहे हैं या किसी ई-कॉमर्स साइट पर शॉपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एनवीडिया की टेक्नोलॉजी उस प्रोसेस का हिस्सा होती है। एनवीडिया ने अपने जीपीयूज के जरिए वेब सर्विसेज को एक नया आयाम दिया जिससे डिजिटल वर्ल्ड सीमलेस और एफिशिएंट बना हुआ है। एनवीडिया ने AI की दुनिया में सिर्फ एक कदम ही नहीं रखा बल्कि इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हर एक महत्वपूर्ण घटना के पीछे एनवीडिया का नाम जुड़ा है। इसने न सिर्फ कंप्यूटिंग की सीमाओं को रीडिफाइन किया बल्कि इस बात को साबित कर दिया कि इनोवेशन और विजनरी थिंकिंग के साथ कुछ भी मुमकिन है। एनवीडिया ने जिस तरह से गेमिंग को लेकर AI और सुपर कंप्यूटिंग तक अपनी पहचान बनाई है, उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में यह कंपनी और भी ऊंचाइयों को छुएगी। जेनसन हुआंग की लीडरशिप में एनवीडिया का भविष्य और भी प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनवीडिया अपनी सक्सेस
को सस्टेन कर पाएगा? तो चलिए एनवीडिया आगे क्या कदम उठा रहा है उनके बारे में जानते हैं। तो एनवीडिया ने हाल में ही क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी अपने एफर्ट्स को शुरू कर दिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, में एनवीडिया अपनी जीपीयू बेस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग को इंटीग्रेट कर रहा है। अगर ये एफर्ट्स सफल होते हैं तो कंप्यूटिंग की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मेटावर्स के निर्माण में भी एनवीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी ओमनीवर्स प्लेटफॉर्म एक ऐसा टूल है जो डेवलपर्स को रियल टाइम कोलैबोरेटिव वर्चुअल वर्ल्ड बनाने की सुविधा देता है। मेटावर्स में एनवीडिया की प्रेजेंस उसे इस इंडस्ट्री का लीडर बना सकती है। एनवीडिया ने ऑटोनोमस व्हीकल के लिए ड्राइव प्लेटफॉर्म को और भी एडवांस किया है। यह प्लेटफॉर्म ऑटोनोमस व्हीकल के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कार्स का फ्यूचर और भी ब्राइट नजर आ रहा है। इसी तरह रोबोटिक्स में भी एनवीडिया का जेटसन प्लेटफॉर्म ने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव कर दिया है। जेनसन हुआंग ने एक इंटरव्यू में कहा था, द बेस्ट इज येट टू कम। यह स्टेटमेंट एनवीडिया की अप्रोच को पूरी तरह से दर्शाता है। चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री हो या एआई या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, एनवीडिया हमेशा से ही इनोवेशन के फोरफ्रंट पर रहा है। एनवीडिया का सफर एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सही उपयोग किया जाए तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। और इसी विजन के साथ एनवीडिया का फ्यूचर और भी प्रॉमिसिंग दिखता है। 2024 का वो साल जब एनवीडिया ने टेक इंडस्ट्री में एक ऐसा धमाका किया जिसने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और बाकी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसका राज छुपा है 10:1 के स्टॉक स्प्लिट में। आइए जानते हैं कि इस कदम ने एनवीडिया को आसमान की बुलंदियों पर कैसे पहुंचा दिया। 10:1 का स्टॉक स्प्लिट का महत्व क्या है? इमेजिन करिए, एक कंपनी के एक शेयर की कीमत अगर पहले से बहुत ज्यादा थी तो उसे खरीदने में इन्वेस्टर्स को काफी मुश्किल होगी। लेकिन जून 2024 में एनवीडिया ने एक ऐसा गेम चेंजिंग कदम उठाया जिसने उनके शेयर्स को 10 गुना ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया। 10:1 का स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर आपके पास पहले एक शेयर था तो उसके बदले अब आपके पास 10 शेयर होंगे, लेकिन उस जो एक शेयर की जो वैल्यू है वो 1:10 के रेशियो में हो जाएगी। जो पहले एक शेयर की वैल्यू थी उसके 1:10 के रेशियो में हो जाएगी। पर इससे क्या होता है कि जो एनवीडिया का शेयर था वो इन्वेस्टर्स में और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो गया, क्योंकि अब शेयर सस्ते हो गए। और खास करके ये ऐसा टाइम था जब पूरी दुनिया एआई में इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढ रही थी। तो सोचिए, पहले एनवीडिया शेयर की कीमत $1000 थी, तो अब स्प्लिट के बाद उनकी कीमत सिर्फ $100 हो गई। तो इस तरीके से इस टेक जाइंट में पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स की भीड़ उमड़ी। इससे स्टॉक और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ और स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट हो गया। इस स्टॉक स्प्लिट का रिजल्ट बिल्कुल एक्सप्लोसिव रहा। एआई की बढ़ती डिमांड के साथ एनवीडिया के शेयर्स की डिमांड भी आसमान छूने लगी। इस स्मार्ट मूव की वजह से एनवीडिया ने अपनी मार्केट वैल्यू को जबरदस्त तरीके से ग्रो किया और देखते ही देखते उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और बाकी टेक कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये साबित करता है कि एनवीडिया ने मार्केट डायनामिक्स को कितनी अच्छी तरीके से समझा और उसी के अनुसार सही डिसीजन लिया। इमेजिन कीजिए, जब दुनिया भर के लोग एआई में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ढूंढ रहे थे, तब एनवीडिया का ये शानदार कदम एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनकर के उभरा। इसका सीधा इंपैक्ट उनकी मार्केट वैल्यू पर पड़ा। एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में शुमार हो गया। तो इस तरह से एनवीडिया के 10:1 स्टॉक स्प्लिट ने उन्हें मार्केट में एक अनबीटेबल पोजीशन पर ला करके खड़ा कर दिया। यह दिखाता है कि कैसे कैलकुलेटेड फाइनेंशियल मूव भी किसी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को बदल सकता है, और एनवीडिया ने इसे करके दिखाया। एनवीडिया, जो कभी टेक इंडस्ट्री का राजा था, आज मार्केट करेक्शन के बाद तीसरे स्थान पर आ चुका है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक बबल था या फिर एआई का यह सफर सस्टेनेबल है? आइए जानते हैं एनवीडिया की भविष्य की चुनौतियों और उनके डिजिटल वर्ल्ड में स्थापित होने के बारे में। एनवीडिया ने पिछले कुछ समय में मार्केट करेक्शन का सामना किया है। जून 2024 में उन्होंने एक वक्त पर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने का मुकाम हासिल किया था, लेकिन अब वो थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी पर आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि एआई की करंट डिमांड क्या वाकई सस्टेनेबल है या सिर्फ ये एक बबल था? सोचिए, अगर हमारे डिजिटल वर्ल्ड को चलाने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत पड़े जितनी एक छोटे देश को चलाने के लिए लगती है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा? ये वो सवाल है जो आज की टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। फिर भी चाहे मार्केट की परिस्थितियां कैसी भी हों, एनवीडिया की टेक्नोलॉजी अब दुनिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आज की मूवीज ट्रेडिशनल कैमरा और सेट से ज्यादा गेम इंजन ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। सर्जन जो पहले रियल सर्जरीज करते थे, अब डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल करके पहले प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सर्जरी ज्यादा एक्यूरेट और सुरक्षित हो जाती है। अगर कभी मेटावर्स एक रियलिटी बनता है तो भी एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगा।
मेटावर्स जो कि एक पूरी वर्चुअल दुनिया होगी, उसमें हर एक ग्राफिक का इंटरेक्शन और हर डिजिटल एक्सपीरियंस एनवीडिया जीपीयूज के जरिए ही प्रोसेस होगा। तो भले ही एनवीडिया ने मार्केट करेक्शन का सामना किया है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का डिजिटल वर्ल्ड में जो स्थान है वो उन्हें एक लंबे समय तक रेलेवेंट और पावरफुल बनाए रखेगा। एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में एनवीडिया की भूमिका बेहद क्रूशियल बनी रहेगी। तो दोस्तों, एनवीडिया की ये इंस्पायरिंग जर्नी हमें दिखाती है कि एक ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी ने कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। एक छोटी सी शुरुआत से लेकर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने तक एनवीडिया का सफर हमें सिखाता है कि ट्रू इनोवेशन और विजनरी लीडरशिप की कोई सीमा नहीं होती। जेनसन हुआन की लीडरशिप में एनवीडिया ने न केवल एआई, गेमिंग और सुपर कंप्यूटिंग को रीडिफाइन किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि अगर आप टेक्नोलॉजी में पायोनियर बन सकते हैं तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है कि एनवीडिया का अगला कदम क्या होगा? क्या वो एआई के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग में भी अपने लिए एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे? क्या मेटावर्स का फ्यूचर एनवीडिया के हाथों में होगा? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि एनवीडिया का सफर यहीं खत्म तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं या आपकी क्या राय है एनवीडिया पर। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय तू भारतम।